गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मोशन प्लेन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। उसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है देख लेते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है उसमें से हम लोग देख लेते हैं। देखो उसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम point P to point Q, point P to point Q. A person walks from point P to point Q along a straight road, along a straight road, along a straight road in 10 minutes. Along a straight road in 10 minutes. Then turns back, then turns back, then turns back and returns to point R, and returns to point R, returns to point R, which is midway between, which is midway between P and Q, which is midway between P and Q after further 4 minutes, after further 4 minutes, after further 4 minutes. If PQ is 1 kilometer, if PQ is 1 kilometer, find average speed and velocity, average speed and velocity, average speed and velocity of the person going from P to R, of the person going from P to R. देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहली चीज हमको निकालना क्या है कि एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा? टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। स्पीड निकाल रहे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया ये निकालते। जैसे मैं आपको अगर समझाऊँ कि चलो मान के चलो कि एक आदमी पी से क्यू जा रहा है, ऐसे कुछ तो है। एक आदमी ऐसे पी से यहाँ पे जा रहा है क्यू। एक आदमी ऐसे पी से क्यू जा रहा है। अब उसने ऑलरेडी बोला है कि पी से क्यू का डिस्टेंस है आपका यहाँ पे 1 किलोमीटर। पी से क्यू का डिस्टेंस आपका यहाँ पे है 1 किलोमीटर, बराबर। टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे ऐसे 1 किलोमीटर का, पी से क्यू का। उसके बाद वो बोल रहा है स्ट्रेट लाइन यानी 10 मिनट्स, यानी पी से क्यू जाने के लिए 10 मिनट लगा देते हैं, ठीक है। देन टर्न्स बैक एंड रिटर्न्स टू पॉइंट आर विच इज मिडवे बिटवीन पी एंड क्यू। तो आदमी यहाँ पे ऐसे चल के जा रहा था पी से क्यू, है ना। तो दिखाने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। वो पहले पी से क्यू जाएगा, उसके बाद टर्न्स बैक
क्यू से लेके आर तक नया पॉइंट, जो पॉइंट आर जो है वो पी और क्यू के बीच का मिडवे पॉइंट है। क्या है वो? मिडवे पॉइंट है। मिडवे यानी हाफ डिस्टेंस पर, मिडवे यानी हाफ डिस्टेंस पर है, बराबर। मिडवे यानी हाफ डिस्टेंस पर पॉइंट है। ओके, ये ध्यान रखना, मिडवे यानी हाफ डिस्टेंस पर पॉइंट है। ओके, यानी पी से लेके आर तक का डिस्टेंस जो हो गया, पी से लेके आर तक का डिस्टेंस हो गया 0.5 किलोमीटर हो गया। क्या हो गया? 0.5 किलोमीटर हो गया, बराबर। 0.5 किलोमीटर हो गया, 0.5 किलोमीटर, ठीक है, 0.5 किलोमीटर। तो मुझको बताओ उस आदमी का जो टोटल पाथ लेंथ हो गया वो कितना हो गया? देखो सिंपल सी बात है, जब वो आदमी पॉइंट पी से क्यू गया तब उसने डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर का, फिर वो क्यू से आर गया, यानी आदमी कैसे जा रहा है? देखो पहले वो जा रहा है पी से क्यू जा रहा है, तब वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, और उसके बाद वो जाएगा क्यू से आर, तब वो कवर करेगा 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो टोटल हमारा पाथ लेंथ यहाँ पे बच्चों कितना हो गया? 1.5 किलोमीटर का पाथ लेंथ हो गया, क्योंकि मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, पाथ लेंथ स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसको ऐड करना पड़ता है। स्केलर क्वांटिटीज आर एडिटिव, इवन तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन स्केलर क्वांटिटीज एडिटिव होती है। तो 1 प्लस 0.5 कितना हो गया? 1.5 किलोमीटर हो गया, 1.5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब इसके लिए वो टोटल टाइम कितना ले रहा है? तो पी से क्यू जाने के लिए 10 मिनट, और बाद में क्यू से आर जाने के लिए 4 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 40 मिनट्स का हो गया ना, 40 मिनट्स का हो गया। तो यहाँ पे उसका जो आंसर निकल के आता है 6.42 किलोमीटर पर, या आप इसको मिनट में रखो, जैसे चाहते हो वैसे रखो मिनट में, यू कैन कीप इट एज इन द मिनट। इसको लिखो 0.107 किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, बराबर। अब निकालना है हमको एवरेज स्पीड, वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। स्पीड तो निकाल हमने, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो जब वो आदमी पी से क्यू जा रहा था, जब वो आदमी पी से क्यू जा रहा था तब उसने डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका 1 किलोमीटर का। ये पी से क्यू जा रहा था, पी से क्यू, जब वो वापस घूम के क्यू से आर गया, जब वो वापस घूम के क्यू से आर गया तो उसने डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0.5 किलोमीटर का। अब ये 0.5 किलो, पहले जो 1 किलोमीटर था पी से क्यू वो प्लस था ना, क्योंकि अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन क्यू से आर जाएगा तो वो -0.5 किलोमीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का एडिशन होगा ना, दोनों वेक्टर का, 1 किलोमीटर -0.5। तो इसको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग 1 - 0.5 किलोमीटर करना पड़ेगा, तो असल में 0.5 किलोमीटर ही आ गया। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब वो आदमी पी से क्यू गया, जब वो आदमी पी से क्यू गया तब उसने 1 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, है ना। जब वो क्यू से आर आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट -0.5 किलोमीटर हो गया, यानी असल में वो आदमी पी से 0.5 डिस्टेंस पर है, 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसका ये मतलब निकल के आता है। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 0.5 किलोमीटर का, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे 0.5 किलोमीटर का, यानी वो आदमी असल में पॉइंट पी से 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, यानी आर पर है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0.5 किलोमीटर का। टोटल टाइम तो उतना ही रहता है ना, टोटल टाइम पी से क्यू जाने के लिए 10 और क्यू से आर जाने के लिए 4 मिनट,
P से Q जाने के लिए 10 और Q से R जाने के लिए 4 मिनट। तो इसका मतलब यहाँ पे 0.5, तो इसका जो आंसर होता है वो आएगा 0.0357 किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर पर मिनट, ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, 0.0357 किलोमीटर पर मिनट। बस इतना सा पार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लो आप लोग। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। वो क्या है देखो, अब ये जो सेकंड न्यूमेरिकल और फर्स्ट न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल ज्यादातर एनडी में आते हैं। देखो, अ कार travels at a speed, a car travels at a speed of 50 km per hour. A car travels at a speed of 50 km per hour for 30 minutes. For 30 minutes. For 30 minutes at 30 km per hour. At 30 km per hour for next 50 minutes. For next 15 minutes. For next 50 minutes and 70 km per hour and 70 km per hour for next 45 minutes. For next 45 minutes. For next 45 minutes. What is the average speed of the car? What is the average speed of the car? तो डायग्रामेटिकली समझते कि वो क्या बोल रहा है अपने को, है ना। समझ ले कार है कोई, तो ऐसे वो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट आपको या डिस्टेंस कवर किया है दिखा रही है। अब देखो, समझ लो एक कोई कार है ऐसे, एक 30 मिनट के लिए वो 50 किलोमीटर पर आवर पर जाता है। उसके बाद वो स्पीड चेंज करता है, 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है फॉर नेक्स्ट 50 मिनट्स। उसके बाद फिर से वो स्पीड चेंज करता है फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यानी कहीं पर वो स्पीड सिर्फ चेंज कर रहा है, डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब कार कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं करे, कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग इसको डायग्रामेटिकली ऐसे फ्रेम कर लेते हैं। देखो, डायग्रामेटिकली ऐसे फ्रेम कर लेते हैं। समझ लो कार पहले समझ लो P से Q जा रहा है, करेक्ट। तो तब उसका वेलोसिटी होगा, ऐसे बोल रहा हूँ, या स्पीड बोलो, 50 किलोमीटर पर आवर। अब इस केस में बच्चों ध्यान रखना, इस केस में बच्चों ध्यान रखना, कार कहीं भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, तो यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड सेम ही होगा। जब ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करता है ना, तभी वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग होता है। अब V1 लिखा, अब हम लोग यहाँ पे T1 लिख रहे हैं। T1 यहाँ पे होगा 30 मिनट्स। अब ध्यान रखना, और एक चीज याद रखना यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे टाइम को आवर में ले रहे हो तो यू कन्वर्ट दिस मिनट इन टर्म्स ऑफ आवर। तो 30 मिनट्स यानी कितने आवर्स होते हैं, 30 डिवाइड बाय 60। एक मिनट इज इक्वल टू, आपको मालूम होगा ना कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स होता है, या 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं ना, करेक्ट है। तो 1 मिनट का मतलब 1/60 आवर, वो यहाँ पे पुट कर लो, तो यू विल गेट 0.5 आवर्स। यू विल गेट 0.5 आवर, ठीक है, यू विल गेट 0.5 आवर। ठीक है। अब देखो, V1 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, T1 इज इक्वल टू 30 मिनट। ये हो गया P से Q का। अब बाद में फिर क्या कार क्या करता है कि अपना स्पीड को चेंज कर देता है, अपने स्पीड को चेंज करता है। मान के चलो कार जा रहा है कहीं तो Q से लेके R तक,
क्यू से लेके आर तक जा रहा है, तब उसका स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा। अब इस केस में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी एक जैसे होंगे। अब देखो क्यू से लेके आर तक का कंडीशन ये है और पी से लेके क्यू तक का कंडीशन ये है। तब उसको टाइम लग रहा है 15 मिनट का। 15 मिनट यानी कितना आवर होता है, 0.25 आवर्स होता है, बराबर। अब लास्टली बच्चों देखो कार जा रहा है आर से लेके एस तक, इसे मान के चलो। तब कार का स्पीड था 70 किलोमीटर पर आवर, V3 70 किलोमीटर पर आवर, और आपको यहाँ पे टाइम लग रहा था 45 मिनट्स का, यानी 0.75 आवर। 60 से डिवाइड कर लेना, बस इतना सही पार्ट है। अब जो कि यहाँ पे कार कोई अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, तो इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम ही होंगे। तो फिलहाल तो वो एवरेज स्पीड ही पूछ रहा है, तो अब एवरेज स्पीड निकालना बहुत ही आसान है। तो मुझको एक चीज़ पहले बताओ, कि यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने से पहले हमको डिस्प्लेसमेंट मालूम होनी चाहिए, डिस्टेंसेस कवर्ड मालूम होनी चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले केस में जब कार पी से क्यू मूव करेगा तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया या कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो मालूम होगा ना आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, v1 इंटू t1 मीटर पर सेकंड, यानी ऐसे होता है ना, देखो मीटर पर सेकंड इंटू टाइम, टाइम होता है सेकंड में, तो सेकंड कट गया तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में आएगा ना, करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में आएगा। ओके, v1 इंटू t1, तो v1 यहाँ पे कितना आ रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, और टाइम आ रहा है 0.5 आवर। आवर कट गया, 50 इंटू 0.5 कितना हो गया, 25, इसका हाफ होगा ना। यानी पहले पी से लेके क्यू तक कार का डिस्प्लेसमेंट हो गया 25 किलोमीटर का। उसके बाद जब कार क्यू से आर गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, v2 इंटू t2 था। इसका मतलब 30 इंटू 0.25 हो गया, तो 1/4 यानी 7.5। सेकंड केस में कार ने डिस्प्लेसमेंट किया 7.5 किलोमीटर का। अब थर्ड केस क्या होगा, v3 इंटू t3 होगा। तो v3 इंटू t3 को निकालने के लिए 70 किलोमीटर का स्पीड था, टाइम लग रहा था आपको 0.75 आवर। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 0.75 यानी 3/4 कर लो इसको, ऐसे टाइम मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर 52.5 किलोमीटर। अब बस आपको निकालना है टोटल एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया कार ने, पहले 25 किलोमीटर ये, उसके बाद 7.5 किलोमीटर, उसके बाद 52.5 किलोमीटर, सबको ऐड कर लो। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है, पहले लगा उसको 0.5 आवर, उसके बाद 0.25 आवर, उसके बाद 0.75 आवर, सबको ऐड कर लो। 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.75, ये सबको हमने ऐड कर लिया। तो डायरेक्टली इसका जो आंसर आएगा वो 85, इन सबका एडिशन डिवाइड बाई ये हो गया 1.5। तो फाइनली हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ गया, वी एवरेज वो निकल के आ गया 56.66 किलोमीटर पर आवर। 56.66 किलोमीटर पर आवर आ गया, बराबर, किलोमीटर पर आवर आ गया। ओके, सो दिस इज 56.66 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो, विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अच्छे से देख लो आप लोग और थोड़ा सा स्क्रीनशॉट निकल कर रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। देखो, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ
a velocity time graph shown in the adjoining figure आपको एक फिगर में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दे दिया उसने, ठीक है। वो ग्राफ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। आपको ग्राफ ऐसे दिख रहा है, so this graph is velocity versus time graph, बराबर। ए बी सी डी और ई ऐसे इसको नामकरण किया गया है ओरिजिन से, और यहाँ पे आपको वैल्यू दे दी उसने, और यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको दे दिया उसने वो मीटर पर सेकंड में दे दिया, ठीक है। और वेलोसिटीज़ की जो वैल्यूज़ है वो उसके आपको दे दिया 20 यहाँ पे, उसके बाद 15, यानी 5 का डिफरेंस डाल के उसने वैल्यूज आपको दे दिया 10 और यहाँ पे 5, ठीक है। उसने आपको एक एक इंटरवल के टाइम से दे दिया आपको 1 2 एग्जैक्टली ई पर 3, ई और डी के बीच में 4 5, एग्जैक्टली डी पर 6, यहाँ पे 7 और एग्जैक्टली सी पर 8, ऐसे टाइम दे दिया। और टाइम आपको यहाँ पे उसने दे दिया सेकंड में, करेक्ट है। अब आपको क्या पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन, वो क्या पूछ रहा है देखो, डिटरमाइन फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, उसने सेकंड पॉइंट आपको दे दिया मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय कार, थर्ड पूछ रहा है पार्ट ऑफ द ग्राफ showing zero acceleration, part of the graph showing zero acceleration, 4 part of the graph showing constant retardation यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन यानी रिटार्डेशन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। और फिफ्थ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार in first 6 seconds, distance traveled by car in first 6 seconds। तो एक एक का आंसर निकालते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो एक एक का आंसर हमने निकालना शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, तो कार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्पीड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। तो इसका मतलब कार का जो इनिशियल स्पीड होगा वो होगा 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से ना, तो कार का इनिशियल स्पीड होगा 0 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। अब सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द कार, तो कार का जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो कितना होता है, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्पीड उसका 20 आ रहा है, तो इसका मतलब
जब कार ए से बी जाएगा तब उसका मैक्सिमम स्पीड होगा 20 मीटर पर सेकंड। करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर यहाँ पे आ गया। अब वो बोल रहा है द पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग जीरो एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी उसका मतलब जीरो एक्सेलरेशन होता है। तो देखो जब कार ए से बी जा रही है तो ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जब कार ए से बी जा रहा था तब ये ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एंड एक्सेलरेशन होता है ना। तो जहां पे स्लोप जीरो होगा वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो पार्ट ऑफ द ग्राफ क्या होगा, ए बी होगा। तो उस केस में क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो जीरो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, मीन्स जीरो एक्सेलरेशन। करेक्ट। अब 4 देखो, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बी से दिखाएगा आपको, जहां पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जहां पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव स्लोप, तो वही आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। अब लास्ट का पॉइंट देखो, लास्ट का पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकंड। पहले 6 सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले 6 सेकंड में, 6 सेकंड में यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर करना अगर आपको निकालना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो आप क्या करो, एरिया अंडर द ग्राफ निकालो ना। क्या निकालो आप, एरिया अंडर द ग्राफ निकालो। कैसे निकालोगे, पहले देखो आप ओ से ए जाओगे, ओ से ए जाओगे तब आपको एरिया अंडर द ग्राफ ये राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा ना, आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। बाद में आप जब ए से बी जाओगे तब आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, ये रेक्टेंगल आपको मिलेगा। डिस्टेंस कितना कवर किया आपको ये रेक्टेंगल मिलेगा, बराबर। डिस्टेंस कवर किया आपको ये रेक्टेंगल मिलेगा। तो इन दोनों भी एरियाज को ऐड कर लो, तो पहला एरिया और दूसरा एरिया ऐड हो जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं आप, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ, इसका बेस कितना है, 0 से लेके 3 तक का बेस है ना, 0 से लेके 3 तक का। देखो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या है, 0 से लेके 3 तक का। तो इसका मतलब 3 सेकंड ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो ट्रायंगल का यहाँ पे बेस होगा। हाइट कितना है, मैक्सिमम स्पीड उसको कितना अटेंड करेगा, 20 का, तो ये 20 यहाँ पे आएगा। अब प्लस कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया निकल के आ गया, प्लस रेक्टेंगल के एरिया। अब 3 से 6 यानी कितना टोटल टाइम होगा, 3 ही होगा ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अब लेंथ यहाँ पे कितना होगा, 20 मैक्सिमम 20 होगा। तो इसका सिंपल से मतलब निकल के आ रहा है, ये सबको जोड़ दोगे तो ये 30 प्लस ये 60, तो इसका मतलब कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 90 मीटर का। पहले 6 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 90 मीटर का। ये ग्राफ से अपने को पता चल रहा है, ग्राफ से हम लोग आसानी से इसको ढूंढ के निकाल रहे। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टू फाइंड आउट फ्रॉम द ग्राफ। करेक्ट है। ओके चलो चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब ये तो क्वेश्चन कवर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड from the top of building, from the top of building, a ball is dropped from the top of building, top of building 122.5 meter high, 122.5 meter high. How long will it take
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, to reach the ground, how long will it take to reach the ground, and what will be its velocity, what will be its velocity, what will be its velocity when it strikes the ground, when it strikes the ground. When it strikes the ground. अब कल जैसा एक क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता। देखो, हमने टॉप ऑफ बिल्डिंग से बॉल को थ्रो कर लिया, करेक्ट, टॉप ऑफ बिल्डिंग से बॉल को थ्रो कर लिया। समझ लो एक आदमी ऐसे यहाँ पे खड़ा है, तो बिल्डिंग के टॉप से उसने ऐसे बॉल को थ्रो किया, इसे नीचे बॉल को थ्रो किया। तो बॉल का यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा बच्चों, दिया नहीं है, दिया नहीं, इसका मतलब बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगा ना, क्योंकि उसने कल के क्वेश्चन में हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया था। आप इस क्वेश्चन में उसको बताओ इनिशियल वेलोसिटी दिया है क्या आपको? इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है कि नहीं दिया? और दूसरी चीज, बिल्डिंग का जो आपको हाइट दे दिया उसने, वो 122.5 मीटर का दे दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, बिल्डिंग का हाइट 125 मीटर, तो ग्राउंड को हिट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम निकालना है। तो बस अब यहाँ पे जी का वैल्यू नहीं दिया उसको, उसने आपको। अब देखो, अपने बोर्ड के टेक्स्ट बुक में हम लोग जी का वैल्यू अगर नहीं दिया होगा तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, लेकिन एनडे के न्यूमेरिकल अगर आप क्वेश्चन पर निकाल के पढ़ोगे तो जी का वैल्यू वो 10 लेता है। अब 10 इसलिए लेता है क्योंकि वो कैलकुलेशन उसको सिंपल करने में आसान होता है, बच्चा 2-3 मिनट ऐसे जल्दी निकल पाता है। लेकिन बोर्ड के टेक्स्ट बुक में हम लोग मेजोरिटीली 9.8 यूज करेंगे, लेकिन एनडे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज 10। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, 0.2 का डिफरेंस है, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे ये कंपल्सरी ये लेके ही चलो आप इक्वेशन, करेक्ट है, ये लेके चलो। और ये ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी आपको माइनस साइन डाल के दे दिया, तो जी को फिर से माइनस मत डालना आप, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस डाल के दिया है आपको, तो जी का वैल्यू फिर से माइनस मत डालो। समझ बात, जो भी साइन कन्वेंशन लगाना है वो सिर्फ अब हाइट को लगाओ और वेलोसिटी को लगाओ। डोंट अप्लाई द साइन कन्वेंशन नाउ फॉर जी, बिकॉज ऑलरेडी आई एम यूजिंग द माइनस साइन हियर, सो डोंट अप्लाई द नेगेटिव साइन फॉर जी। फिर से दोहरा रहा हूं, डोंट अप्लाई द नेगेटिव साइन फॉर जी, ऑलरेडी यू हैव अप्लाइड द नेगेटिव साइन फॉर जी इन द फॉर्मूला इटसेल्फ। सो अब जो भी साइन कन्वेंशन लगाना है वो h को लगा दो और u को लगा दो ना। अब देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मान लो ये a है और ये b है, तो इनिशियल पॉइंट से हम लोग नीचे आ रहे हैं, नीचे आने का मतलब हाइट आपका निगेटिव लेना पड़ेगा। कल मैंने पढ़ा नहीं कि नीचे आने का मतलब अलग निगेटिव एक्सिस, तो हाइट निगेटिव ले लो, माइनस 122.5, करेक्ट है ये। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपका, 0 मीटर पर सेकंड का है, तो 0 हो गया। अब इसको 0 को कोई प्लस माइनस नहीं है, अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होता तो बात अलग होती है, अब 0 को कोई प्लस माइनस नहीं होता, माइनस, और जी का वैल्यू एज इट इज पुट कर लो 9.8। अब यहाँ पे बच्चों जी को कुछ डालना नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी यू आर यूजिंग दिस माइनस साइन, तो बस माइनस 122.5 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 4.9 आ गया। तो इसका मतलब ये माइनस माइनस कट गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 122.5 डिवाइड बाय 4.9, बराबर। तो इसको एग्जैक्टली निकालेंगे, तो आप एग्जैक्टली इसको सॉल्व करोगे तो 25 का आंसर आता है। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने के लिए टाइम कितना लगता है, 5 सेकंड का।
बराबर 5 सेकंड का। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं देखो, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा पॉइंट बी पर तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी को निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, करेक्ट है। अब देखो इनिशियल तो आपका जीरो आ रहा है, जीरो माइनस जी का वैल्यू 9.8 इंटू टी। अब जो कि आप देखो, अब देखो एवन दो बॉडी को, उस बॉल को इनिशियल जीरो होगा लेकिन फाइनल जीरो नहीं होगा ना। फाइनल अगर जीरो हो गया तो ग्राउंड पर कैसे जाएगा फिर। लेकिन ऑब्जेक्ट ए से लेके बी की तरफ जा रहा है, यानी इनिशियल पॉइंट ए है हमारा, तो उसके नीचे जा रहा है। तो इनिशियल पॉइंट से नीचे आ गया तो वेलोसिटी भी निगेटिव होता है ना आपका, तो वो निगेटिव साइन डालना भूलना मत, ठीक है। जी ऑलरेडी विथ निगेटिव साइन आ रहा है, वो इक्वेशन में आ रहा है। मैंने क्या बताया था, आप अगर इक्वेशन विथ माइनस साइन अगर यूज कर रहे हो ना, तो डोंट पुट द साइन फॉर जी, ओनली गो फॉर पुटिंग द साइंस फॉर हाइट एंड वेलोसिटी। और देखो अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग साइन कन्वेंशन होते हैं, लेकिन मैंने जो बताया साइन कन्वेंशन बहुत आसान यूज करने में, तो मैंने जो बताया वही यूज करो आप। तो बस v इज इक्वल टू 9.8 इंटू टाइम, अब 5 सेकंड का आगे वो डाल दो, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड आ रहा है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। इतनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। तो मैंने जिस तरीके से साइन कन्वेंशन बताया वही यूज करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग साइन कन्वेंशन होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लो अच्छे से। ये अगर बीच में माइनस साइन लगा रहे हो ना, तो जी ऑलरेडी हमने साइन कन्वेंशन डाल दिया है। ओनली आपको सोचना है कि साइन कन्वेंशन ऑफ हाइट और वेलोसिटी क्या होगा। आगे बस में नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देख, अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ स्टोन is thrown vertically is thrown vertically is thrown vertically upwards from the ground, upwards from the ground, upwards from the ground, upwards from the ground with a velocity of 15 meter per second, 15 meter per second. At the same instant, at the same instant, at the same instant, a ball is drawn, a ball is dropped, a ball is dropped from a point directly above, from a point directly above, from a point directly above the stone, directly above the stone from a height of 30 meter, from a height of 30 meter, from a height of 30 meter, from a height of 30 meter. At what height, at what height from the ground, from the ground, at what height from the ground will the stone, will the stone, will the stone and the ball meet, and the ball meet, and the ball meet, and after how much time, and after how much time, and after how much time.
टेक, अब देखो इस प्रॉब्लम में वो बोल रहा है कि जी का वैल्यू आप 10 ले लो। अब जो बोल रहा है वो 10 ले लो, अगर नहीं बोला होगा तो 9.8 से निकालो, 10 से निकालो, और अप्रोक्सीमेट आंसर 10 से अप्रोक्सीमेट आता है, 9.8 से एग्जैक्ट आता है। वो बोल रहा है कि जी का वैल्यू 10 ले लो। अब सिंपल है, मैं आपको उसको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो देखो, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से आपने स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो डायग्राम देखो, मैं इसे बना रहा हूँ, ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड से आपने ऊपर एक स्टोन को थ्रो किया, ग्राउंड से आपने एक स्टोन को थ्रो किया ऊपर, ओके। तो आपने ऐसे एक स्टोन को आपने थ्रो कर लिया ग्राउंड से ऊपर, और जब आपने उसको थ्रो किया तब उसका जो वेलोसिटी था स्टोन का, वो आ रहा था 15 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा था? 15 मीटर पर सेकंड, स्टोन का वेलोसिटी। तब ग्राउंड से ऊपर 30 मीटर के डिस्टेंस पर, ग्राउंड से ऊपर 30 मीटर के डिस्टेंस पर, ऐसा कुछ तो 30 मीटर का डिस्टेंस है, ऐसा ऐसा मान के चलो उसको। एक 30 मीटर के डिस्टेंस हाइट पर, 30 मीटर के हाइट पर एक बॉल है ऐसे ऊपर, बॉल है ऐसे, है ना। तो आपने क्या किया कि बॉल को नीचे थ्रो किया, नीचे की तरफ। आपने क्या किया कि बॉल को नीचे की तरफ आपने थ्रो किया। ठीक है, बॉल को आपने नीचे की तरफ ऐसे थ्रो किया, सॉरी, जब अपने बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया तो तब बॉल का जो वेलोसिटी था, वो वेलोसिटी ऑफ द बॉल था, वो कितना था आपका? नहीं, वो नहीं दिया आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप, अच्छा वो नहीं दिया, इसका मतलब बॉल का वेलोसिटी कितना आ रहा है वो नहीं दिया उसने आपको, नीचे कितनी वेलोसिटी से आ रहा है वो नहीं दिया। ठीक है, नीचे थ्रो किया, इज ड्रॉप फ्रॉम डायरेक्टली अबव द stone from a height of 30 meter. At what height both what height from the ground? At what height from the ground will the stone and ball meet? At what height from the ground will the stone and ball meet after how much time? देखो, ग्राउंड से कितने हाइट पर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए ऐसे कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखो ऐसे कर देता हूँ कि ऐसे कर देता हूँ कि देखो एक रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। रेफरेंस, देखो रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। समझ लो ये ग्राउंड से जो हाइट है वो ये है, रेड कलर का ये है, यानी जब, हाँ, यानी ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्टोन है वो स्टोन हमारा रेफरेंस होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टोन इज अवर रेफरेंस, करेक्ट है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टोन इज अवर रेफरेंस। तो ग्राउंड से ऐसा कोई तो हाइट होगा, तो उस हाइट पर ये बॉल और स्टोन एक साथ आ जाएंगे। यानी आप सोच के देखो कि बॉल यहाँ पे आ गया ऐसे, तो ग्राउंड से ऐसे कुछ तो हाइट है जब बॉल और स्टोन एक साथ आ गए, करेक्ट है, बॉल और स्टोन एक साथ आ गए। अब हमको क्या करना है, देखो अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, जब वो दोनों एक साथ आएंगे तब उन दोनों ने कुछ तो डिस्प्लेसमेंट किया होगा, है ना। और वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हाइट बोल देते हैं। समझ लो बॉल, बॉल जो आ रहा था, बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, वो मान को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया, तो उसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉल एच बॉल हो गया,
वी डोंट नो दिस। और डिस्प्लेसमेंट बाय द स्टोन, थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ, ग्राउंड से मेजर करेंगे ना, क्योंकि स्टोन ऊपर जा रहा है तो ग्राउंड से उसका मेजर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बाय द स्टोन, एच स्टोन करेंगे, वी डोंट नो अबाउट दिस, है ना, वी डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन आप एक चीज नोट करो, देखो बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो बॉल के लिए इनिशियल पॉइंट ये होगा, स्टोन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका लिए इनिशियल पॉइंट ये होगा। लेकिन आप यहाँ पे एक नोट डाउन कर सकते हो चीज, बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब हाइट कवर्ड बाय द स्टोन प्लस हाइट कवर्ड बाय द बॉल, इन दोनों का समेशन तो 30 मीटर होना चाहिए ना, क्योंकि ये देखो टोटल हाइट तो बॉल का ग्राउंड से 30 मीटर का आ रहा है, तो हाइट कवर्ड बाय द बॉल और हाइट कवर्ड बाय द स्टोन, इन दोनों का एडिशन 30 मीटर का होना चाहिए। करेक्ट बोल रहा हूँ ना, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 30 मीटर का होना चाहिए। बस अब हाइट कवर्ड बाय द बॉल का वैल्यू आपको पुट करना है। अब इसके लिए हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे, हमारा क्या है वो। अब बॉल का इनिशियल वेलोसिटी स्पेसिफाई नहीं किया, तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड होगा। तो हमको मालूम है ना, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। और बॉल इनिशियल पॉइंट से नीचे आ रहा है तो हाइट भी निगेटिव होगा ना, फिर नीचे ना तो हाइट निगेटिव होगा। तो इसका मतलब यही पे सॉल्व कर देता हूँ, हाइट रीच्ड बाय द स्टोन इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाइट रीच्ड बाय द स्टोन इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। उसी तरीके से हाइट कवर्ड बाय द स्टोन, अब देखो स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है तो हाइट पॉजिटिव होगा, हाइट कवर्ड बाय द स्टोन, जो मैं साइन क्वेश्चन बोल रहा हूँ वही लगा दो, बहुत आसान क्वेश्चन कर देता हूँ मैं आपका। अब देखो स्टोन का भी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितना है, 0 मीटर पर सेकंड का है। नहीं सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर नहीं है, 15 उसने दिया है ना आपको वहाँ पे ऑलरेडी, 15 मीटर पर सेकंड दिया है उसने आपको, तो ये बॉल का उसने इनिशियल वेलोसिटी दी है। अगर दिए इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा तो लेना पड़ेगा उसको ही। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आपको ऑलरेडी उसने दिया है, कि वो बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि स्टोन इज थ्रो वर्टिकल अपवर्ड विद द ग्राउंड विद वेलोसिटी, हाँ ये यही इनिशियल वेलोसिटी होगा 15 मीटर पर सेकंड का। तो ये 15 मीटर पर सेकंड का उसका इनिशियल वेलोसिटी आएगा। अब टाइम टी कवर करेगा। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी आप एक चीज आप नोट डाउन कर सकते हो, वो क्या है, देखो सिंपल सी बात नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे देखो, इवन दो बॉल ने हाइट अलग कवर किया और स्टोन ने हाइट अलग कवर किया, लेकिन जब वो दोनों एक साथ आएंगे तब दोनों को एक साथ आने के लिए टाइम तो सेम ही लगेगा ना, क्योंकि आपने उन दोनों को एकदम से ही छोड़ा था, यानी जब आपने स्टोन को थ्रो किया तभी अपने बॉल को छोड़ा था, जब अपने स्टोन को थ्रो किया तभी अपने बॉल को छोड़ दिया था। तो इसका मतलब जब दोनों एक साथ आएंगे तो दोनों का टाइम एक ही होगा ना, तो टाइम टी एक ही लगेगा दोनों को एक साथ आने के लिए। मान के चलो जब हमने स्टोन को प्रोजेक्ट किया तब टाइम था 0 सेकंड का, और बॉल को भी थ्रो किया टाइम था 0 सेकंड का, करेक्ट है, बॉल को भी थ्रो किया टाइम था 0 सेकंड का, और स्टोन को थ्रो किया टाइम था 0 सेकंड का। लेकिन जब दोनों एक साथ आएंगे तो एक साथ आने का टाइम तो सेम ही होगा ना, क्योंकि से टाइम जो होता है ना, वो कितना हाइट कवर किया क्या किया इस पर वो डिपेंड नहीं करता, दोनों को एक साथ आने के लिए टाइम तो सेम लगेगा। बस हाफ जी टी स्क्वायर, बस इतना सा तो पार्ट हम लोग यहाँ पे लगा रहे, हाफ जी टी स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर लो, स्टोन ने हाइट कितना कवर किया, 15 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाइट ऑफ द, सॉरी ये स्टोन ही लिख रहा है यहाँ पे नीचे में, सॉरी फॉर दैट, स्टोन नहीं ये बॉल है। इतना समझ सकते हो, थोड़ा जल्दबाजी में लिख देता हूँ, इतना आप समझ सकते हो, इतनी कोई डिफिकल्ट बात नहीं इसमें। और बॉल ने हाइट कवर किया आपका हाफ जी टी स्क्वायर का, बराबर हाफ जी टी स्क्वायर का, बॉल ने हाइट कवर किया हाफ जी टी स्क्वायर का, टोटल हाइट तो कितना होगा 30 मीटर का आना चाहिए। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो फॉर टी, एंड यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ जी एस 10, ध्यान रखना यहाँ पे 10 उसने दे दिया, तो 15 टी
हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वेयर प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 30, बराबर। अब वो t इज इक्वल टू, आप फाइनली कैलकुलेशन कर लो अपने आप से ही, 15t, ये तो कट गया ना, ये माइनस और प्लस, इज इक्वल कितना आ गया, 2 सेकंड का आ गया टाइम। अब टाइम 2 सेकंड का आ गया तो ग्राउंड से कितना हाइट पर दोनों एक साथ मिलेंगे, तो ग्राउंड से कितना हाइट होगा उसका, एच स्टोन होगा ना, वही ग्राउंड से पूछ रहा है। तो हाइट अचीव बाय द स्टोन वो कितना होगा, 15t यानी 2 सेकंड माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर यानी 4, 2 स्क्वेयर यानी यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो तो यू विल गेट द फाइनल आंसर इज 10 मीटर, यानी ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर वो दोनों एक साथ मिलेंगे। सिर्फ इस क्वेश्चन में देखो, ध्यान रखना, हम लोग गलती कहाँ पे कर लेते हैं, हमने स्टोन और बॉल को एकदम से ही छोड़ा था, टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड पर, लेकिन दोनों एक साथ मिलेंगे, जो टाइम लगेगा वो टी दोनों के लिए सेम लगेगा, करेक्ट है। कुछ टी सेकंड के बाद दोनों एक साथ आएंगे, वो टाइम दोनों को सेम लगेगा, इसलिए इस वाले एक्सप्रेशन में और इस वाले एक्सप्रेशन में मैंने टाइम टी को सेम लिया था, बराबर। तो हाइट अचीव बाय, हाँ लेकिन ये तो मालूम है आपको कि हाइट कवर्ड बाय द स्टोन और हाइट कवर्ड बाय द बॉल, इन दोनों का एडिशन 30 मीटर होना चाहिए, क्योंकि टोटल हाइट तो हमारा 30 मीटर का ही आ रहा है ना, टोटल हाइट हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 30 मीटर का आ रहा है। बस इतना सही इसमें पार्ट है, अच्छे से कर लो। सो दिस इज अवर टुडेज पार्ट। और मैंने जो बच्चों साइन कन्वेंशन पढ़ा है आपको, वही सबसे आसान साइन कन्वेंशन है। बुक में अलग अलग साइन कन्वेंशन वजह से वो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे बहुत ही आसान साइन कन्वेंशन समझाया, यही एनडीए में यूज़ करो, यही बोर्ड में यूज़ करो। और जी का मैंने विथ साइन कन्वेंशन फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, और जी को साइन कन्वेंशन डालने की जरूरत नहीं पड़ती मुझको, सिर्फ हाइट और वेलोसिटी को डालना पड़ता है, ये ध्यान रखना। चलो फिर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ मैं।